हेलो एवरीवन, माई सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी। पावर प्लांट में हम लोगों ने दो लेक्चर देख लिए थे इंट्रोडक्शन के बारे में, और थर्मल पावर प्लांट का लेआउट क्या होता है, साथ ही साथ साइट सिलेक्शन फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद में हमारे लिए आता है जीटीयू के सिलेबस के हिसाब से, हाई प्रेशर बॉयलर्स। तो आप लोगों ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर ईएमई में और डी वालों ने अपने थर्मल इंजीनियरिंग फिफ्थ या फोर्थ सेमेस्टर में लो प्रेशर और मीडियम प्रेशर बॉयलर्स के बारे में पढ़ लिया होगा। तो लो प्रेशर और मीडियम प्रेशर के बाद में अभी हाई प्रेशर बॉयलर्स, जो कि बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट के अंदर यूज़ होते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, बेसिकली बॉयलर की डेफिनेशन क्या होती है वो हम सबको पता है, लेकिन फिर भी अगर एक सिंपल वर्ड में बॉयलर का मीनिंग हमको बताना है तो हम कुछ इस तरह से बता सकते हैं दैट बॉयलर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टीम। ठीक है। अभी स्टीम कुछ भी हो सकती है, चाहे वो लो प्रेशर भी हो सकती है, मीडियम प्रेशर वाली भी हो सकती है और हाई प्रेशर वाली भी हो सकती है। हम कोई भी स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी के ऊपर। अगर वो लोअर कैपेसिटी वाला है तो हम लो प्रेशर वाला बॉयलर भी यूज़ कर सकते हैं, मीडियम कैपेसिटी है तो मीडियम, हाइयर है तो हाई। हाई प्रेशर बॉयलर अकॉर्डिंग टू आईबीआर, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के हिसाब से बॉयलर की डेफिनेशन क्या बनती है? बॉयलर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है कि हम लोगों को एक बार प्रेशर जनरेट करने के लिए, एक बार प्रेशर एक बार प्रेशर जनरेट करने के लिए जो एनर्जी पानी में से रिमूव करनी पड़ रही है, और उसके हिसाब से जो हम बॉयलर की डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ नॉन एज द बॉयलर। ये हमारे लिए बेसिकली बॉयलर की एक डेफिनेशन बनती है। और पावर प्लांट के अंदर हम लोगों को पता है कि भाई स्टीम, थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर स्टीम प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही मैनर में हो सकता है, बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। और मतलब कि कोल को बर्न करने के बाद जो भी हॉट गैसेस जनरेट हो रही है, उन हॉट गैसेस को हम पानी को गर्म करने के लिए यूज़ करेंगे, और पानी को गर्म करने के बाद में जो स्टीम जनरेट हो रही है, उस स्टीम का हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे हमारे टरबाइन को चलाने के लिए। तो ये हमारे लिए बेसिकली बॉयलर का फंक्शन होता है। ठीक है। और ये मेन कंपोनेंट है, थर्मल पावर प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके बिना तो थर्मल पावर प्लांट है ही नहीं, मतलब ये समझ लो, आपको पता ही है। तो टाइप्स क्या क्या होते हैं हाई प्रेशर में? हम लोग बेसिकली 8 टाइप यहाँ पर देख सकते हैं। लामोंट, लोफ्लर, बेंसन, स्कीमेट हार्टमैन, वेलॉक्स, सुपर क्रिटिकल, सुपर चार्ज एंड फ्लूडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। आठों के आठ बॉयलर इंपॉर्टेंट है, आठों के आठ। ठीक है। और पूछे जाते इसमें बेसिकली तीन या चार। अभी तक में जो ज़्यादा पूछे गए वो है स्कीमेटेड हार्टमैन है, बेंसन है, लोफ्लर है। ठीक है, ये तीन बॉयलर सबसे ज़्यादा है। लामोंट बॉयलर भी पूछा गया है 2-3 बार। तो आज हम लोग सबसे पहले लामोंट बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे कि लामोंट बॉयलर बेसिकली होता क्या है, लामोंट बॉयलर किस तरह से दिखता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा। हियर इट इज़, ये है हमारा लामोंट बॉयलर। कुछ इस तरह से होता है हमारा लामोंट बॉयलर। आप लोगों ने जो ईएमई में पढ़ा है या अपने डिप्लोमा लेवल पर पढ़ा है, बॉयलर बेसिकली उसी तरह से होता है। ठीक है, सिंपल वर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा होगा, बैबकॉक विलकॉक्स पढ़ा होगा। फिर लोअर प्रेशर में जो भी 2-3 बॉयलर आते थे वो आप लोगों ने पढ़े। उसी तरह से हाई प्रेशर में थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट ही होगा। उसमें हम लोग टाइप्स के रिगार्डिंग पढ़ते थे, मतलब कि हमारा बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर है कि फायर ट्यूब बॉयलर है, सिंपल वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर हम लोगों को अंदर वर्किंग किस तरह से हो रहा है उसके बारे में पढ़ना है। तो मैं पहले आप लोगों को कंस्ट्रक्शन बता दूँ। एज यू कैन सी, सबसे पहले यहाँ पर होगा हमारा फीड वाटर। ठीक है, फीड वाटर क्यों? क्योंकि बॉयलर के अंदर जैसे जैसे वाटर का स्टीम में कन्वर्जन होते जाएगा तो फ्रेश वाटर की ज़रूरत हमको पड़ेगी। तो यहाँ पर होगा हमारे लिए फीड वाटर पंप। ठीक है, जो मतलब कि या तो रिवर में से या लेक में से कहीं से भी पानी खींच के आपके अंदर लेकर के आएगा। ये होगा आप लोगों का इकोनोमाइजर। ये नॉमेनक्लेचर किया हुआ है, यू कैन सी इजीली फ्रॉम द फिगर। ये होगा आपका इकोनोमाइजर। एक मिनट मैं फिर से दिखाता हूँ, ये है आपका इकोनोमाइजर। ये जो सर्किट आपको दिख रही है दैट इज़ योर इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर के बाद हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर स्टीम सेपरेटिंग ड्रम। क्या होता है मैं एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा कि ये क्यों रखा गया है। फिर इसके बाद में हमारे पास में होगा ये कन्वेक्टिव इवापोरेटर। ये होगा आपका कन्वेक्टिव इवापोरेटर। ठीक है। और कन्वेक्टिव इवापोरेटर के बाद यहाँ पर होगा हमारे पास में रेडियंट इवापोरेटर।
दोनों इवापोरेटर का फंक्शन अलग अलग है, क्यों है मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। फिर यहाँ पर हमारे पास में होगा सुपर हीटर। देखो मैंने आप लोगों को थर्मल पावर प्लांट के लेआउट के एक्सप्लेनेशन में ईच एंड एवरी सिंगल कंपोनेंट का वर्किंग बताया हुआ है कि भाई क्या वर्किंग होता है, क्या उसका फंक्शन है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी रिपीट होगी। फिर हमारे पास यहाँ पर ये वाला पोर्शन, ये है हमारा एयर प्री हीटर। ये हमारा एयर प्री हीटर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर, हम लोग मैंने पावर प्लांट के लेआउट, जनरल लेआउट में आपको समझाया था एयर फ्री हीटर का फंक्शन कि कंबशन करने के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो ऑक्सीजन हम लोग एटमॉस्फेयर में से सक कर रहे हैं, अब उसके अंदर चांसेस होगा कि भाई मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है। अगर ऐसी मॉइस्चर वाली एयर आप कंबशन के लिए भेज रहे हो तो वो मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए पहले हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो करते क्या है कि भाई जो भी फ्लू गैसेस हमारी जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ योर फ्यूल, those flue gases will be used to preheat your air before going to the boiler। बॉयलर के अंदर जाए उसके पहले हम उसको क्या करते हैं, ये फ्लू गैसेस की वजह से, सॉरी फ्लू गैसेस के थ्रू गर्म कर देते हैं, ताकि हम गर्म हवा, ऑलरेडी हीटेड एयर हमारे कंबशन चैम्बर के अंदर जाए, बॉयलर के अंदर, ताकि मॉइस्चर भी दूर हो जाए और फ्यूल को बर्न करने के लिए ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स थे जो आपके बॉयलर के अंदर होते हैं। अब मैं एक एक लाइन के साथ आप लोगों को समझाता हूँ ताकि क्लियर कंस्ट्रक्शन पता चले कि भाई क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, द फीड वाटर फ्रॉम द हॉट वेल। शुरुआत, बॉयलर है तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो समझ, जस्ट इमेजिन के भी बॉयलर के अंदर, बॉयलर को हम लोगों ने पहले फीड करा रहे पानी से। तो क्या होगा कि जो फीड वाटर होगा, ये यहाँ से फीड पंप क्या करेगा कि या तो लेक में से या तो रिवर में से पानी को सक करेगा। पंप का फंक्शन सबको पता ही होगा, पंप करता है क्या है, तो पानी को लोअर लेवल से हायर लेवल पर पहुंचाने के लिए हम लोग हाई प्रेशर, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर वाले पंप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पंप क्या करेगा, वही करेगा कि वो जो पानी होगा उस पानी को वो सक करेगा और वहाँ से वो पानी जाएगा सबसे पहले आपके इकोनोमाइज़र की कॉइल के अंदर, ठीक है। फीड वाटर पंप का ये फंक्शन होता है, इट विल सक द वाटर एंड विल सेंड इट टू द इकोनोमाइज़र, ठीक है। ये रहा, इस पंप टू द बॉयलर ड्रम थ्रू इकोनोमाइज़र। और इकोनोमाइज़र आप लोगों को मैंने बता दिया कि वो बॉयलर के अंदर कहाँ पर होगा। अब इकोनोमाइज़र के अंदर क्या होगा, इन इकोनोमाइजर द फीड वाटर विल एब्जॉर्ब द हीट। कौन सी हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो अप टू द सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट अमाउंट की एनर्जी हमारा फीड वाटर एब्जॉर्ब करेगा, किसमें से, फ्रॉम फ्लू गैसेस। क्यों, कैसे, देखो कंबसन चैम्बर जो होता है वो बेसिकली बॉयलर के नीचे की तरफ होता है, या तो वो बॉयलर के अंदर होगा या तो वो बाहर होगा। अब यहाँ पर अगर कंबसन चैम्बर है तो मतलब यहाँ पर आपके फ्यूल का बर्निंग हो रहा है, और अगर यहाँ पर फ्यूल का बर्निंग हो रहा है तो जो भी हॉट गैसेस जनरेट होगी वो हॉट गैसेस कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगी, लाइक दिस वे। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लू गैसेस है वो आपके रेडिएंट इवापोरेटर, आपके कन्वेक्टिव इवापोरेटर के बाद आपके सुपर हीटर से होकर के इकोनोमाइजर को टच करके या इकोनोमाइजर के ट्यूब्स को पास करके जाने वाला है। मतलब ये हुआ कि जो भी फीड वाटर आपके इकोनोमाइजर की कॉइल के अंदर घूम रहा है, वो इकोनोमाइजर की कॉइल के अंदर का पानी आपकी फ्लू गैसेस की हीट के साथ में कांटेक्ट करेगा। मतलब सीधी सी बात है, इट विल एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द फ्लू गैसेस। समझ में आया, इट विल एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम योर फ्लू गैस। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा है दैट इट विल एब्जॉर्ब द हीट अप टू सेंसिबल हीट, ठीक है। तो क्या होगा कि पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी वो गर्म हो जाएगा और वो पानी पंप करके हम लोग रेडिएंट और कन्वेक्टिव इवापोरेटर में बार बार टन बाय टन भेजेंगे। सबसे पहले क्या होगा, द फीड वाटर इन रेडिएंट इवापोरेटर विल एब्जॉर्ब रेडिएंट एनर्जी एंड इन कन्वेक्टिव इवापोरेटर इट विल एब्जॉर्ब कन्वेक्टिव हीट एनर्जी। हमारे पास में दो इवापोरेटर है, ये आपका रेडिएंट इवापोरेटर है, ये आपका कन्वेक्टिव इवापोरेटर है। अभी ये कन्वेक्टिव क्यों बोला है, रेडिएंट क्यों बोला है, रेडिएंट मतलब रेडिएशन एनर्जी। मैंने पहले ही बोला यहाँ पर आपका कंबशन चैम्बर होगा तो सीधी सी बात है जो भी फ्लू गैसेस होगी
उसकी रेडिएशन की एनर्जी आपके रेडिएंट इवापोरेटर में जाएगी। एक बात समझो, ये जो इवापोरेटर होगा वो फ्लू गैसेस के कांटेक्ट में नहीं होगा, फ्लू गैसेस इसमें से पास नहीं होंगी। समझ में आ रहा है? फ्लू गैसेस जो होगी वो उसमें से पास नहीं होगी। लेकिन रेडिएशन क्या होता है कि रेडिएशन एनर्जी के बारे में आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर हीट ट्रांसफर में पढ़ चुके हो कि कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। एनर्जी जो फैलती जा रही है उसकी वजह से जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आएगी, जो आपका पानी यहाँ पर आएगा, जो आपका पानी यहाँ पर घूमने वाला है वो। और यहाँ पर कन्वेक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ट्यूब के अंदर पानी घूम रहा है, लेकिन जो हॉट गैसेस होगी वो आपके ट्यूब्स को पास होकर के जाएगी। फिर से, रेडिएंट इवापोरेटर में जो आपकी हॉट गैसेस होगी, जो फ्लू गैसेस होगी, वो इसके ऊपर से निकलेगी, इसको पास होकर के, इसको क्या बोलते हैं अपने, छू करके नहीं निकलेगी। लेकिन कन्वेक्टिव इवापोरेटर में इस तरह से नहीं होगा। कन्वेक्टिव इवापोरेटर में ये होगा कि आप लोगों की जो फ्लू गैसेस होगी वो आपके पाइप को क्रॉस करके निकलेगी, उसको टच करके निकलेगी। इसीलिए यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर होगा वो कन्वेक्टिव होगा, यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर होगा वो रेडियंट होगा। तो ये दोनों इवापोरेटर इसी तरह से काम करेंगे। जैसे फ्रिज के अंदर इवापोरेटर का काम होता है, वही काम यहाँ पर होगा। तो क्या होगा कि जो भी हमारा इकोनोमाइजर का पानी है वो पानी हमारे रेडियंट इवापोरेटर और कन्वेक्टिव इवापोरेटर दोनों में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब क्या होगा, the evaporated water collected in the upper part of separating drum, ये पानी फिर यहाँ से सेपरेटिंग ड्रम, रेडिएंट एनर्जी से भी सेपरेटिंग ड्रम के अंदर जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, लाइक दिस वे। ये इकोनोमाइजर में से पहले हमारा स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में गया, वहाँ से हम लोगों ने पहले इसको रेडिएंट एनर्जी में फ्लो करवाया। आप ये डायरेक्शंस देख सकते हो। फिर यहाँ से हमारा पानी कन्वेक्टिव इवापोरेटर में गया। ठीक है, फिर कन्वेक्टिव इवापोरेटर में से हमारा पानी वापस से स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में जाएगा। तो इस तरह से हमारा पानी घूमेगा, एनर्जी मैक्सिमम हो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। देन व्हाट विल हैपन, देन इट पासिस थ्रू सुपर हीटर वेयर इट बिकम सुपर हीटेड। फिर से सेपरेटिंग ड्रम में जाने के बाद हमारा पानी सुपर हीटर में जा रहा है। मैंने सुपर हीटर का फंक्शन बताया था। फिर से क्या हो रहा है, सुपर हीटर की जो कॉइल होती है उसके सराउंडिंग में से भी आप लोगों की फ्लू गैसेस बाहर निकलती है। सुपर हीटर की कॉइल क्या थोड़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स वाली होती है। तो क्या होता है कि फ्लू गैसेस है ना, मैक्सिमम कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया यहाँ पर बनाता है और मैक्सिमम कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर ओवर हियर विल हैपन। उसकी वजह से क्या होगा कि अगर हमारे पानी के अंदर मॉइस्चर कंटेंट है, मतलब जो स्टीम जनरेट हो रही है उसके अंदर अगर मॉइस्चर कंटेंट है, तो सुपर हीटर से वो मॉइस्चर और भी ज़्यादा रिमूव हो जाएगी। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि यहाँ पर हीट एनर्जी इतनी प्रोड्यूस हो जाती है कि द टेम्परेचर ऑफ दैट स्टीम शुड बी अराउंड 700 टू 800 डिग्री सेल्सियस इन हाई प्रेशर बॉयलर्स। और सुपर हीटर में से पास होने के बाद में कभी कभी तो ये वैल्यू 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी जाती है। ठीक है, तो ये 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो सुपर हीटर का फंक्शन ये होता है कि अगर स्टीम के अंदर बाय चांस कोई मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर क्या करेगा, आपका सुपर हीटर दूर कर देगा। कैसे दूर करेगा, तो जो भी फ्लू गैसेस यहाँ से जा रही है आपके क्या बोलते हैं कंबशन चैम्बर में से, जो आपकी सुपर हीटर की कॉइल के साथ में मैक्सिमम सरफेस कांटेक्ट एरिया बनाएगा, वहाँ से वो हीट ट्रांसफर करेगा और आपकी स्टीम को सुपर हीटेड स्टेट में कन्वर्ट करके वो सुपर हीटेड स्टीम आपके प्राइम मूवर में जाएगा। प्राइम मूवर मतलब कि आपका टरबाइन। टरबाइन प्राइम मूवर है, क्यों? क्योंकि वो एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन करके दे रहा है। और ये हमारा प्राइम मूवर की बेसिक डेफिनेशन बनती है। ठीक है, तो क्या होगा देन, अब वो एयर, हाँ, फिर क्या होगा, वो सुपर हीटेड स्टीम हमारी आगे चलेगी। सुपर हीटेड स्टीम के बाद में क्या होगा, जो फ्लू गैसेस आपकी सुपर हीटर और इकोनोमाइजर में से पास हुई, मतलब कि यहाँ मैंने पहले ही बोला था ये है हमारा एयर प्री हीटर। ठीक है, एयर प्री हीटर का फंक्शन क्या है मैंने ये भी बताया था। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से ये यहाँ पर फोर्स ड्राफ्ट फैन होता है। ठीक है, फोर्स ड्राफ्ट फैन क्या करता है, तो एटमॉस्फेरिक एयर को सक करता है। एटमॉस्फेयर में से जो भी हवा सक हो रही है उसका टेम्परेचर लो है, उसके अंदर मॉइस्चर है। होगा क्या कि जब वो एटमॉस्फेरिक एयर आपके एयर प्री हीटर में आएगी तो ये एयर प्री हीटर के सराउंडिंग में से आपकी फ्लू गैसेस पास होगी। अगेन द हीट विल बी ट्रांसफर बिटवीन दिस टू। क्यों? क्योंकि फ्लू गैसेस का टेम्परेचर बहुत हाई है और हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका टेम्परेचर बहुत लो है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक एयर होगी वो अपना हीट लॉस करेगा, सॉरी, वो हीट गेन करेगा फ्लू गैसेस में से। और उसके अंदर अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो वो मॉइस्चर दूर हो जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं एयर प्री हीटर। प्री यानी पहले से, हीट यानी गर्म करना।
पहले से ही हवा को गर्म करना। एयर प्री हीटर का सिंपल मीनिंग इस तरह से होता है, एयर यानी हवा, प्री यानी पहले, हीट यानी गर्म, हीटर यानी गर्म करने वाला, पहले से ही हवा को गर्म करने वाला। तो वो हवा यहाँ पर गर्म हो जाएगी और वो हवा गर्म होकर के फिर हम लोग उसको कंबशन चैम्बर में ले जाएंगे, ओवर हियर, इस तरफ। तो पहले से ये गर्म हवा जब आपके कंबशन चैम्बर में जाएगी तो वो प्रॉपर कंबशन देगा, ताकि हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। ठीक है। तो ये हो गया हमारे एयर प्री हीटर का फंक्शन, और इस तरह से हमारा लामोट बॉयलर काम करता है। और फिर एयर प्री हीटर में से आपका जो हॉट गैसेस होगा, फ्लू गैसेस होगा, वो यहाँ से चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो कुछ सीक्वेंस बनती है जो तुम लोगों को एग्ज़ाम में लिखनी पड़ेगी। वो कुछ इस तरह से होगी कि भाई कंबसन चैम्बर में सबसे पहले हमारा हॉट गैसेस जनरेट होगा, फिर वो कन्वेक्टिव इवापोरेटर पे जाएगा, फिर वो सुपर, वैसे तो कन्वेक्टिव इवापोरेटर के पहले यहाँ पर रेडियंट एंड इवापोरेटर आपको लिखना, तो आप लिख सकते हो रेडियंट इवापोरेटर। नहीं, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि रेडियंट इवापोरेटर क्या है कि फ्लू गैसेस के कांटेक्ट में नहीं है। मैंने पहले ही बोला, अगर वो कांटेक्ट में होता तो रेडियंट नहीं होता। बराबर, क्योंकि रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि भाई कभी भी हीट ट्रांसफर के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और कंडक्शन कन्वेक्शन में क्या होता है, मीडियम की ज़रूरत है, मतलब कि कांटेक्ट होना ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने रेडियंट इवापोरेटर नहीं लिखा है। तो हमारी सीक्वेंस इस तरह से बनती है, कंबशन चैम्बर से कन्वेक्टिव इवापोरेटर, फिर सुपर हीटर, फिर इकोनोमाइजर, फिर एयर प्री हीटर, फिर चिमनी, और वहाँ से एटमोसफियर। ये होता है आपके कंबस्टिबल प्रोडक्ट का फ्लोइंग, मतलब कि आपके हॉट गैसेस का सीक्वेंस। और अगर वाटर है, स्टीम है, तो वो किस तरह से फ्लो होगा, तो वो सबसे पहले जाएगा हॉट वेल, मतलब कि आपका रिवर है, लेक है, जहाँ से हम लोग पानी को ले रहे हैं, जो हमारा सोर्स है। फिर वहाँ से हम लोग फीड वाटर पंप के थ्रू उसको ले जाएंगे इकोनोमाइजर में, फिर वहाँ से स्टीम ड्रम में, स्टीम ड्रम मतलब स्टीम सेपरेटिंग ड्रम, ये वाला पोर्शन, ये इसको स्टीम सेपरेटिंग ड्रम बोलते हैं, या इसको आप स्टीम ड्रम भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जाएगा स्टीम ड्रम के बाद में वो जा रहा है आपके स्टीम सर्कुलेटिंग पंप में, वहाँ से रेडियंट इवापोरेटर, फिर कन्वेक्टिव इवापोरेटर, फिर वापस स्टीम ड्रम, फिर वापस सुपर हीटर, और बाद में आपके टरबाइन के अंदर जहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम आएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लामोट बॉयलर का फंक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।